हेलो गाइस, इस वीडियो में हम अफ्रीका का सफर करेंगे और देखेंगे कि आम अफ्रीकी कैसे रहते, खाते और सोते हैं और उन्हें खाना कैसे मिलता है। आपको हैरानी होगी कि उनकी जिंदगी आपसे कितनी अलग है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है और इनकी लोकल बसें ऐसी दिखती हैं। ये लकड़ी की छत और बेंचों वाला एक ट्रक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों को जितना हो सके उतना पीछे ठूसना पड़ता है। हमें कहीं भी कोई टाइम टेबल या रूट नहीं दिखा, इसलिए हमारे पास कार किराए लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हमें ये छोटा सा करिश्मा मिला जो शायद चीनी कार इंडस्ट्री का बनाया हुआ है। एक बार जब हम इसमें बैठे तो हमें पता चला कि अंदर कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, या यूँ कहें कि वो वहीं थे, लेकिन पैसेंजर सीट पर। तब हमें एहसास हुआ कि उनका ट्रैफिक बाएं हाथ का है। पहले तो हमें इस तरह से गाड़ी चलाने में डर लग रहा था, लेकिन किसी तरह 1 घंटे में हमें इसकी आदत हो गई। पहली बात जिसने हमें हैरान और निराश किया वो था ढेर सारा कचरा। ये हर जगह था, यार्ड में, सड़कों के किनारे, घरों के बीच और यहाँ तक कि जहाँ गाय या बकरियाँ चरती है वहाँ भी। लोग आसानी से खुद को काट सकते हैं या किसी नुकीली चीज पर पैर रख सकते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर नंगे पैर चलते हैं। कम से कम ये जानना अच्छा है कि कभी कभी वो इस कचरे का दोबारा इस्तेमाल करते हैं और इससे अनोखी बाड़ बनाते हैं। ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए हम एक घर के पास पहुँचे जिसके यार्ड में कई बच्चे थे। हमारी जेब में कुछ कैंडी थी और बच्चे उन्हें लेने में खुश थे। उसके बाद हमने उन्हें अपना स्मार्टफोन दिखाया और सेल्फी कैमरा चालू किया। उन्होंने स्क्रीन पर खुद को देखा और उनके रिएक्शन से पता चला कि ये पहली बार था जब उन्होंने इस डिवाइस को देखा था। घर के बगल में एक बुजुर्ग औरत थी जो मुखिया लग रही थी। कुछ बातचीत के बाद हमने उन्हें कुछ पैसे दिए और उनके आंगन में जाकर देखा कि वहाँ सब कुछ कैसे व्यवस्थित था। पास में एक और औरत बैठी थी और उसके चमकीले और दिलचस्प पेडिक्योर ने हमारा ध्यान खींचा। उनकी जमीन पर ऊंची बाड़ और पुरानी बोरियों से बने एक बड़े गेट से घिरी हुई थी। हालांकि घर खुद लकड़ियों और थोड़ी मिट्टी से बना था, लेकिन ये काफी मजबूत लग रहा था। दीवार के पास रंग बिरंगी बकरियां सो रही थी। हमें उम्मीद थी कि वो कभी कभी घास पर टहलने जाती होंगी। दीवार के पीछे एक बाड़ा था जिसमें एक साइकिल, एक मुर्गी और कुछ बच्चे थे। घर के अंदर या कमरों के बीच कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ पर्दे थे। अब आप गलियारे को देख सकते हैं जिसमें कुछ सामान था और ये शायद बेडरूम था, लेकिन बिस्तरों की जगह वहाँ सिर्फ पुराने फोम का एक टुकड़ा था जिस पर चित्रे लगे हुए थे। हालांकि उनके पास एक बहुत बड़ा बाथरूम है जिसमें पानी का एक कनस्तर, साबुन का एक टुकड़ा और कपड़े धोने के लिए स्पंज की जगह एक बोरी का टुकड़ा है। इस पूरे वक्त में बच्चे हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, ये देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ और किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमने देखा कि बच्चे एक गाय से खींची जा रही लकड़ी की गाड़ी पर सवार थे जो लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। हम कार से कूद गए और उनके पास दौड़े ताकि हम भी सवारी कर सके। लड़कों ने मना नहीं किया और ये वाकई मजेदार था। इसके बाद हम गलियों को देखने के लिए एक बड़े गांव में गए। पहली जगह जो हमें मिली वो मछली बाजार थी, जहां मछलियां जमीन पर पड़ी थी। एक आदमी चाकू तेज कर रहा था और 3 सामान साफ कर रहे थे। वहाँ एक मंच था जहाँ एक छड़ी वाला आदमी शायद नीलामी कर रहा था और लोकल लोग मछलियों के छोटे छोटे ढेर के लिए बोली लगा रहे थे। हमें लगता है कि ये आदमी जीत गया। पास में एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा कपड़ों का बाजार था। वहाँ हमने एक काउंटर देखा जिसमें स्नीकर्स की एक अच्छी खासी सजावट थी। हालांकि बेचने वालों के पास खुद इतने शानदार जूते नहीं थे। इसके अलावा एक स्टॉल था जहां एक आदमी कुछ लिक्विड बना रहा था। हमें नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन हमने उसे आजमाने के लिए ऑर्डर किया। उस आदमी ने 2 अजीबोगरीब छड़ी ली और उन्हें 2 शाफ्ट वाले एक डिवाइस में डाला। छड़ें चटक गई और दूध जैसा कुछ ढेर सारा लिक्विड निकला। एक पल में हमें एहसास हुआ कि ये छड़ें गन्ने की थी, इसीलिए लिक्विड मीठा और शायद टेस्टी होना चाहिए। और हम सही थे, लिक्विड हमारे लिए भी बहुत मीठा था, इसीलिए हमने एक राहगीर को जूस दे दिया। वो हैरान लग रहा था, लेकिन इस गिफ्ट से खुश था। अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि ये क्या है। नहीं, ये पौधे या फल नहीं है, ये सूखे ऑक्टोपस हैं। हमें नहीं पता कि लोकल लोग इसके साथ क्या करते हैं, लेकिन ये डरावने दिखते हैं। ठीक है, और इस सामान के बारे में क्या? ये साबुन की बड़ी टिकिया है
ये शायद इस तरह छोटे बार में पैक के मुकाबले सस्ते हैं। फिर हम एक ऐसे आदमी से मिले जो पहले तो अच्छा लगा और उसने एक गाना भी गाया। उसने हमसे कहा कि हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं और वो हमें कुछ दिलचस्प दिखा सकता है। हमें दिलचस्प चीजें पसंद हैं, इसीलिए हम उसके पीछे चले गए। वो पत्थरों और कचरे पर नंगे पैर चल रहा था। जाहिर है उनके पैरों की स्किन पहले से ही बहुत मोटी थी, फिर भी उसमें एक कांटा फंस गया। हमने खुद से उसे बाहर निकालने में उसकी मदद की, इसलिए हमने अपनी सैर जारी रखी। फिर वो आदमी एक यार्ड में घुस गया, एक एलो का पत्ता तोड़ा और इसे हमारी थोड़ी धूप से झुलसी हुई बाह पर रगड़ दिया। उसके बाद उसने हमसे कहा कि हमें मेडिकल सर्विस के लिए $5 देने पड़ेंगे। हमें कहानी के इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए हमने जवाब दिया कि इस मामले में उसके पैर की कांटा निकालने के लिए हमें $10 देने पड़ेंगे। उसने एक पल के लिए सोचा और हमें रूसी बेवकूफ कहकर घर चला गया। ये एक अप्रिय घटना थी, लेकिन हम परेशान नहीं हुए और गांव देखते रहे। तभी हमने एक घर के पास एक औरत और बच्चों को देखा। हम ये देखना चाहते थे कि उनके यार्ड में क्या है और उसने हमें प्यार से अंदर बुलाया। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन वो हर वक्त पागलों की तरह हंस रही थी। शायद वो ये महसूस कर रही थी कि ये हालात कितने अजीब हैं। उनके पास बाड़ के ठीक पास एक रंगीन चटाई के साथ एक आराम करने की जगह थी। एक छोटा सा सब्जी का बगीचा था जिस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत थी। एक छोटी सी रसोई जिसमें 3 पत्थर हैं जिन पर खाना पकाने के बर्तन रखे जा सकते हैं और नीचे आग जलाई जा सकती है। और सबसे दिलचस्प बात, अफ्रीकी टॉयलेट था जिसमें 2 सपाट पत्थर होते हैं जिस पर आपको जाहिर है खड़े होकर अपनी जरूरत की हर चीज करनी होती है। उसके बाद आपको थोड़ा पानी लेना होता है और इसे ईंटों के बीच डालना होता है ताकि ये सारा कचरा इस छेद में खींच ले। लेकिन जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा हैरान किया वो था रस्सी और रेत से भरी बोतल से बना ऑटोमेटिक गेट क्लोजिंग मैकेनिज्म। ग्रेविटी ने बोतल को नीचे खींच लिया और रस्सी ने दरवाजा बंद कर दिया। बाद में किस्मत ने हमारा साथ दिया और हम इस लड़के से मिले। वो कमोबेश अंग्रेजी बोल सकता था और हमारे साथ कुछ दिलचस्प जगहों पर जाने के लिए राजी हो गया। हम उसके घर पर गए जहां उसे अपनी बाइक छोड़नी पड़ी और हमें एक और घर में जाने का मौका मिला। अंदर लगभग कुछ भी नहीं था। उसके पिता टीवी के बजाय दीवार की ओर देखते हुए फर्श पर बैठे थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस घर को इसलिए अच्छा माना जाता था क्योंकि इसमें शौचालय था। कहने की जरूरत नहीं है कि वहाँ बिजली नहीं थी और उन्होंने घर में बने तेल के दिए से जगह को रोशन किया। जब हमें लगता है कि हमारे घर में कुछ कमी है तो हम अक्सर अफ्रीकी घरों के बारे में सोचते हैं। इस लड़के का नाम जुमा है। ये हमें समुद्र में ले गया जहाँ इसने और इसके दोस्तों ने कलाबाजी के करतब दिखाए। इनका सपना दूसरे देशों में परफॉर्म करने के लिए एक टीम बनाने का है और ईमानदारी से कहें तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद इसने तार का एक बड़ा कॉइल लिया और हमें पेड़ों के पास ले गया। हम सोचने लगे कि ये हमें बांध देंगे, लेकिन दरअसल ये एक दिलचस्प ट्रिक का प्रॉप बन गया जिसमें जुमा को 2 पेड़ों के बीच एक तार पर चलना था। हमने इंटरनेट पर लोगों की मोटी रस्सी पर चलने के वीडियो देखे थे, लेकिन नंगे पैर एक पतली तार पर चलना हमें नामुमकिन लगा। इनके पास कैमरा नहीं था, इसीलिए इन्होंने हमें इनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने के लिए कहा। किस्मत से हमारे पास एक लैपटॉप था, इसीलिए हमने एक अच्छा सा छोटा वीडियो एडिट किया और उसे फ्लैश ड्राइव पर इन्हें दे दिया। समुद्र और उनका साफ नीला पानी शानदार लग रहा था। किनारे के पास बहुत सारी मछली पकड़ने वाली नावें थी, लेकिन तभी पानी का लेवल गिरना शुरू हो गया और किनारे से दूर जाने लगा। हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था, लेकिन पता चला कि ये लो टाइड की शुरुआत थी, जिसके नतीजे में पानी का लेवल कई मीटर कम हो गया। इस हद तक कि सभी जहाज नीचे बैठ गए। रेत और कोरल रीफ जो हाल में ही गहरे पानी के नीचे छिपी हुई थी, उजागर हो गई, जिससे एक बहुत बड़ा लगभग 1 किलोमीटर लंबा उथला इलाका बन गया। जाहिर है नावें बिना पानी के नहीं चल सकती थी, इसीलिए मछुआरे बस बैठे रहे और पानी के वापस आने का इंतजार करते रहे। दूसरी ओर पानी का कम होना उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका था जिनके पास नावें नहीं थी, इसीलिए वो सभी कुछ खाने की तलाश में समुद्र की ओर भागे। जुमा ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत सारी दिलचस्प चीजें देखने का मौका है और हमें इन सभी लोगों के साथ टहलने के लिए ले गया। हमें बहुत सारी नुकीली चट्टानों से ढकी कोरल रीफ के साथ साथ इन डरावने समुद्री अर्चिनों की बहुतायत से बचे रहना था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया था और वो हमारे पैरों के पास आ गए, हमें डंक मारने की कोशिश कर रहे थे।
वो काफी खतरनाक जीव होते हैं। डंक किसी इंसान के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन बेचारी मछली का क्या हुआ जो भागने में कामयाब नहीं हुई और इन समुद्री अर्चिन में से एक पर ठोकर खा गई। हमें एक बहुत बड़ी हरी स्टारफिश भी मिली जो एक छोटे से पोखर में लो टाइड से बचने की कोशिश कर रही थी। असल में इसके 5 पैर नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। स्टारफिश के शरीर में मौजूद स्लिट्स के अंदर सक्शन कप के साथ कई छोटे पैर होते हैं जिनका इस्तेमाल ये इधर उधर घूमने और शायद खाने को पकड़ने के लिए करती है। हमें एक और नमूना मिला जिसके अंग बहुत पतले थे। जाहिर है ये किसी तरह खो गया था या किसी शिकारी ने इसे काट लिया था, लेकिन चिंता न करें, इसकी जगह पर एक नया अंग पहले से ही उग रहा था। किनारे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कई औरतें कुछ छड़ियों के साथ चट्टानों के किनारे चल रही थी। उन्होंने इन छड़ियों को चट्टानों के नीचे दबा दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि क्यों। जब हम उनमें से एक के पास पहुंचे तो पता चला कि वो ऑक्टोपस का शिकार कर रही थी जो तमाम बिलों में छिप सकते थे। बेशक हमें ऑक्टोपस के लिए तरस आया, लेकिन लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने की भी जरूरत होती है। जैसे ही हम समुद्र की ओर बढ़े, हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रेत पर बैठा हुआ टहनियों से अजीबोगरीब आकार के बक्से बना रहा था। हमें नहीं पता था कि इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, लेकिन बाद में हमने समुद्र के किनारे पर बिल्कुल वही डिवाइस देखा। ये समुद्री जीवों के लिए एक जाल निकला और अंदर कुछ ऐसा लग रहा था। हाँ, किसी वजह से 2 छोटी मछलियां वहां पहुंच गई थी। बच्चों ने भी अपने माता पिता की मदद की। इस तरह से सीपों को इकट्ठा किया जिन्हें उन्होंने शायद उबाला और फिर खाया। पास के समुद्री किनारों पर हमने कई बनावटी देखी जो रेगिस्तान में लड़ाई से पहले सैनिकों की टोली की तरह थी। जैसे जैसे हम करीब गए, हमें एहसास हुआ कि वो पानी के नीचे के बीज थे जिनका इस्तेमाल अफ्रीकी लोग पानी के नीचे के पौधे उगाने के लिए करते थे। जहाँ तक हमें याद है, इसे लैमिनेरिया कहा जाता है। इन औरतों के पास पानी के वापस आने से पहले अपनी फसल काटने या नए पौधे लगाने के लिए अपने पानी के नीचे के बगीचों में जाने के लिए सिर्फ कुछ घंटे हैं। लगभग 1 घंटे में समुद्र का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, इसीलिए हम बाकी लोगों के साथ पानी की पूरी तरह से हमें ढकने से पहले किनारे पर जाने के लिए मजबूर हो गए। अब मछुआरों का वक्त था, क्योंकि इन हालातों में उनकी नावों को समुद्र में जाने की इजाजत दे दी। ये हमारे अफ्रीकी एडवेंचर का पहला एपिसोड था। दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प होगा और हम इसे जल्द से जल्द एडिट करके रिलीज करने की पूरी कोशिश करेंगे।